हेलो एवरीवन, वेलकम टू बी एन बाय आईएएस। तो पिछली वीडियोस में हमने एंशिएंट एंड मिडाइवल इंडियन हिस्ट्री का ओवरव्यू लिया था। आज हम मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की बात करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ हम बात करते हैं कि मिडिवल हिस्ट्री का एंड कब हुआ एंड कब मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होती है। सो देयर इज़ नो फिक्स डेट ऑफ द बिगिनिंग ऑफ द मॉडर्न एरा एंड एंडिंग ऑफ द मिडिवल हिस्ट्री, क्योंकि कई जगह पर मॉडर्न एरा की बिगिनिंग कहाँ से मानी जाती है? यूरोपियन इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन से। एंड इंडिया में हम यूरोपियंस की सी रूट की एंट्री से मॉडर्न एरा को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जब पुर्तगीज़ ट्रैवलर वास्को डी गामा 1498 में इंडिया आया था तब से। एंड पुर्तगीज़ के बाद अदर यूरोपियंस की एंट्री होती है। एंड उन लोगों ने पहले तो इंडिया में ट्रेड किया, लेकिन बाद में यहाँ पर रूल करना भी स्टार्ट कर दिया। एंड कई जगह पर हम मॉडर्न एरिया को स्टार्ट करते हैं मुगल्स के डिक्लाइन के बाद से। ठीक है, तो ये सब चीज़ें अपनी अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग होती है। तो हम एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया से हमारा मॉडर्न एरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पुर्तगीज़ इंडिया आए थे इन 1498। कहाँ आए थे? कैलिकट, केरला में। ठीक है, हम इन डिटेल हमारे लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे कि यूरोपियंस क्यों आए थे और वो सी रूट से क्यों आए थे और उनको क्या नीड थी सी रूट को एक्सप्लोर करने की, क्यों वो इंडिया को इतनी इंपॉर्टेंस देते थे। तो ये सब चीज़ें हम बाद में लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पुर्तगीज़ जो थे वो सारे यूरोपियंस में से सबसे पहले इंडिया आए थे और सबसे लास्ट में भारत से गए थे। तो ये भी कहा जाता है इनके लिए कि फर्स्ट इन लास्ट आउट। ये लोग 1961 में इंडिया से गए थे, पुर्तगीज़। ठीक है, इनके बाद में डच आए जो नीदरलैंड्स के थे इन 1602 AD में। ठीक है, ये कहाँ पर आए थे सबसे पहले? मसूलीपट्टम, आंध्र प्रदेश। अब डच जो हैं वो पुर्तगीज़ के आने के अराउंड 100 ईयर्स के बाद इंडिया आए थे। तो उन 100 ईयर्स में जो पुर्तगीज़ थे, इन्होंने इंडिया का जो वेस्टर्न साइड का कोस्ट है वहाँ पर काफ़ी जगह पर अपनी फैक्ट्रीज इस्टेब्लिश कर ली थी। ठीक है, तो डच यहाँ पर इतने ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं रहे। फिर ब्रिटिशर्स आए इन 1608 AD में। कहाँ आए? ये सबसे पहले सूरत, गुजरात में। ठीक है, और ये लोग सभी यूरोपियंस में से सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहे थे। इनके अदर यूरोपियंस पावर से ज़्यादा सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे रीजंस हुए, जिन्हें हम बाद में लेक्चर्स में कवर करेंगे। ब्रिटिशर्स के बाद 1616 AD में डेन्स आए। ये कहाँ पर आए थे? तमिलनाडु में। ठीक है, और उसके बाद में कौन आए? फ्रेंच आए इन 1664 में पांडिचेरी में। फ्रेंच और ब्रिटिशर्स के बीच में 3 कर्नाटिक वॉर हुए थे, जिसमें एट लास्ट ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ठीक है, सो लास्ट में जो ब्रिटिशर्स थे वो सारी अदर यूरोपियंस पावर्स को हराते हुए सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रहते हैं इंडिया में। ठीक है, एंड इसी टाइम पीरियड पे जब सी रूट को डिफरेंट यूरोपियन पावर्स एक्सप्लोर कर रही थी, वहाँ से इंडिया आ रही थी एंड एक दूसरे से कम्पीट भी कर रही थी, तो इंडिया में भी काफ़ी सारे पॉलिटिकल चेंजेस हो रहे थे। 1498 में पुर्तगीज़ इंडिया आए थे। ठीक है, उस टाइम में दिल्ली में कौन था? दिल्ली में सल्तनत चल रही थी और वहाँ पर लोधी डायनेस्टी थी। तो लोधी डायनेस्टी के लास्ट रूलर जो थे इब्राहिम लोधी को हराकर 1526 में कौन आया था? बाबर आया था इंडिया। ठीक है, और बाबर ने मुगल एम्पायर को इस्टेब्लिश किया। एंड मुगल्स ने बाबर से लेकर औरंगज़ेब के टाइम पीरियड तक, बड़े लंबे पीरियड तक इंडिया में रूल किया एंड मुगल एम्पायर को ऑल ओवर इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एक्सपेंड भी किया। बट औरंगज़ेब के बाद क्या होता है कि मुगल एम्पायर डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ऑल्दो मुगल्स इंडिया में 1857 तक बने रहे थे, बट जो लेटर मुगल्स थे वो इतने सक्सेसफुल रूलर्स नहीं थे। और इसी बात का फ़ायदा उठाकर जो वहाँ की रीजनल पावर्स थी, उन्होंने अपना एरिया को एक्सपेंड करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, टीपू सुल्तान ने मैसूर का एरिया बना लिया, मराठा ने अपना एरिया एक्सपेंड कर लिया, हैदराबाद के निज़ाम्स भी आ गए। लेकिन ये जो रीजनल पावर्स थी, इनकी आपस में एक दूसरे के साथ टसल चलती रहती थी और इसी टसल का ब्रिटिशर्स ने बहुत फ़ायदा उठाया। और कभी किसी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के बहाने, कभी सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के बहाने, ठीक है, ब्रिटिशर्स ने डिफरेंट ट्रीटीज़ या पैक्ट साइन करवाई इन रीजनल पावर्स से और इनको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने अंडर करते गए। यानी रीजनल पावर्स जो थी वो एक तरह से ब्रिटिशर्स के ऊपर डिपेंड हो गई थी। जब इस डिपेंडेंसी को ख़त्म करने की कोशिश रीजनल पावर्स ने की, तो ब्रिटिशर्स एंड उन रीजनल पावर्स के बीच में काफ़ी सारे वॉर्स भी हुए थे। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने अपने आप को इंडिया में एक्सपेंड करते हुए क्या किया
कि बंगाल को कॉन्क्वेस्ट कर लिया, एंग्लो मैसूर वॉर हुए जिसमें पहले हैदर अली थे और फिर टीपू सुल्तान ने काफ़ी बहादुरी से ब्रिटिशर्स से लड़ाई लड़ी, बट फिर भी ब्रिटिशर्स उसमें जीत गए क्योंकि उनकी टैक्टिक्स ही ऐसी होती थी कि वो जीत जाते थे। फिर एंग्लो मराठास वॉर हुए, ब्रिटिशर्स ने पंजाब एंड सिंध के एरिया को भी कॉन्क्वेस्ट कर लिया और फिर ब्रिटिशर्स ने पॉलिटिकली, सोशली एंड इकोनॉमिकली इंडिया का बहुत एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है। और 1857 आते आते क्या हुआ कि इंडिया के लोगों का इतना एक्सप्लॉयटेशन हो चुका था कि यहाँ के लोगों ने डिफरेंट तरीक़ों से एक रिवोल्ट करने की कोशिश की। हम उससे कोशिश करेंगे क्योंकि वो रिवोल्ट सक्सेसफुल तो नहीं हुआ, बट उससे काफ़ी सारे चेंजेस आ गए थे। जैसे कंपनी का रूल ख़त्म हो गया, डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन का रूल स्टार्ट हुआ इंडिया में। इस रिवोल्ट को 1857 का रिवोल्ट या 1857 की क्रांति भी कहते हैं, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहते हैं, द सिपॉय मिटिनी भी कहते हैं। ठीक है। तो 1857 के रिवोल्ट के डिफरेंट रीजंस थे जिन्हें हम लेक्चर्स में कवर करेंगे और इसके क्या इम्पैक्ट हुए। तो 1857 के रिवोल्ट के बाद बेसिकली इंडिया में कंपनी एरा का एंड हो गया था और डायरेक्ट इस्टेब्लिशमेंट हो गया था ब्रिटिश क्राउन रूल का। तो ये थी मॉडर्न हिस्ट्री की टाइमलाइन की वीडियो का पार्ट 1। सेकेंड पार्ट में हम इस टाइमलाइन को आगे कंटिन्यू करते हैं। टिल देन स्टे कनेक्टेड विद BNBI IAS फॉर मोर सच इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन।